आज हम लॉर्ड ऑफ ऑल रेल्म्स के एपिसोड 96, 97, 98, 99, 100 को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। समय आ गया था और पिल पवेलियन खुल गया। नीतियान और लियुयान सबसे पहले दरवाजे में घुसे। सबसे पहले उन्होंने देखा कि अंदर आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय के 3 शिष्य खड़े थे और सम्मानपूर्वक इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लियुयान और डोवगर वेंग अंदर आए, तीनों शिष्यों ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। नमस्कार श्री लियू। नमस्कार सीनियर वेंग। लियुयान ने सिर हिलाया और पूछा, स्पिरिट फाउंट पिल किस मंजिल पर है? तीसरी मंजिल, उनमें से एक ने उत्तर दिया। लियुयान ने एक और शब्द नहीं कहा और नीतियान को सीढ़ियों से ऊपर ले गया। तीसरी मंजिल पर 5 काउंटर बनाए गए थे, जिनमें से प्रत्येक के अंदर नाजुक बक्सों में कुछ गोलियां रखी हुई थी। जैसे ही नीतियान तीसरी मंजिल पर पहुंचा, और इससे पहले कि वह इधर उधर देख पाता, एक गहरी आवाज गूंजी, ये तुम हो? फेई ली। नीतियान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फेई ली, जिससे वह कल रात एनशी के आंगन में मिला था, पिल मंडप की तीसरी मंजिल की देखरेख कर रहा था। फेई ली और आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय की एक अन्य महिला शिष्या ही तीसरी मंजिल पर सेल्स क्लर्क के रूप में काम कर रही थी। लियुयान ने बातचीत बंद की, आगे बढ़ा और कहा, फेई ली, स्पिरिट फाउंट पिल निकालो। मेरे छोटे वरिष्ठ मार्शल अंकल इसे खरीदना चाहते हैं। कल रात लौटने के बाद नीतियान ने लियुयान से बात नहीं की थी, बल्कि बस एक कमरा ढूंढा और आराम किया। इसलिए लियुयान को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि नीतियान और फेई ली के बीच कल रात से ही झगड़ा शुरू हो गया था। स्पिरिट फाउंट पिल अब बिक्री के लिए नहीं है, फेई ली ने ठंडे स्वर में कहा। क्या? तीसरी मंजिल पर रहने वाली महिला उपकरण जालसाज झांक किन ने फेई ली की ओर देखा। उलझन में उसने कहा, वरिष्ठ मार्शल भाई फेई, क्या आपके स्वामी ने उस स्पिरिट फाउंट गोली को यहाँ बिक्री के लिए नहीं छोड़ा था? सही है, लेकिन हम इसे अभी नहीं बेच रहे हैं। फेई ली ने नाक भान सिकुड़ी। झांकिन ने फीली की ओर देखा और फिर लियू यान की ओर। उसे लगा कि कुछ चल रहा है, इसलिए उसने एक और शब्द नहीं कहा। फेई ली, तुम क्या कर रहे हो? लियू यान ने चिढ़कर कहा। नहीं बेचना मतलब नहीं बेचना। फेई ली का स्वर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। नीतियान की अभिव्यक्ति भी बहुत गंभीर हो गई। वह स्पिरिट फाउंट गोली उसके दादाजी को उनके आध्यात्मिक सागर के पुनर्निर्माण में मदद कर सकती थी और उस समस्या को हल करने में भी मदद कर सकती थी जो कई वर्षों से उनके दादाजी को परेशान कर रही थी। जैसे ही उसे स्पिरिट फाउंट गोली के बारे में पता चला, उसने इसे हर कीमत पर पाने का निर्णय कर लिया। हालांकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि स्पिरिट फाउंट पिल गन कांग की थी। मालिक होने के नाते गन कांग को वास्तव में इसे बेचना बंद करने का अधिकार था। यदि मालिक बेचना नहीं चाहता था, तो नीतियान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि वूजी के कमांड पदक के साथ भी नहीं। फेई ली, क्या तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है? लियुयान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। फेई ली ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने नीतियान की ओर देखा। लियुयान हैरान था। उसने पलटकर नीतियान से पूछा, तुम्हारा उससे कब झगड़ा हुआ था? कल रात, नीतियान ने उत्तर दिया। लियुयान ने एक पल सोचा और समझ गया कि क्या हो रहा है। उस एन यंग लड़की की वजह से। वह एक जानकार व्यक्ति था। आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय में आने से पहले उसने सुना था कि फेईली के गुरु गान कांग ने अनशे पर अपना मन बना लिया था। कल रात जब आन यंग जल्दी से वहां पहुंची तो उसके चेहरे पर जो बेचैनी थी, उसके साथ आज फेईली का असामान्य व्यवहार था, जिससे उसे सच्चाई पहले ही स्पष्ट हो गई थी। नीतियान ने आगे बढ़कर बताया, आन शी मेरी बहन है। नीतियान की बातें सुनकर झांग किन को अचानक एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। लियुयान ने कड़वी मुस्कान के साथ अपने दिमाग में समाधान की खोज की। यदि कल रात की घटना न होती, तो उनका मानना था कि नीतियान वूजी के कमांड पदक के साथ आसानी से स्पिरिट फाउंट पिल प्राप्त कर सकता था। हालांकि अब ये गोली गन कांग की थी। वे उसे इसे बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। जब लियुयान अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर पहुंच रहा था, फेई ने काउंटर से स्पिरिट फाउंट पिल वाला केस निकाला। उसने केस के नाजुक ढंग से उकेरे गए कवर को धीरे से सहलाया और धीरे से कहा, मेरे गुरु ने इसे दूसरे 8 लोगों में से एक साधक से छठे स्तर के मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण की कीमत पर प्राप्त किया था। स्पिरिट फाउंट पिल को अन्य लोकों में दुर्लभ वस्तु नहीं माना जा सकता। हालांकि फ्लेम हेवन के लोक में इसे पाना काफी कठिन है। वास्तव में ये गोली अनिवार्य रूप से बिकाऊ नहीं है। आपको बस दूसरों के व्यवसाय में हस्तक्षेप करना बंद करना होगा। इन शब्दों के साथ उसने नीतियान को ठंडे भाव से देखा।
मानो वह नीतियान के झुकने और इससे दूर रहने का वादा करने का इंतजार कर रहा था। चलो चलें, नीतियान ने कहा। लियुयान ने आह भरी और फेई ली से कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा गुरु कौन है। हालांकि तुम्हें इस बारे में अच्छी तरह से सोचना चाहिए। क्या एक छोटी सी स्पिरिट फाउंड गोली के लिए मेरे योद्धा दादा को नाराज करना उचित है? गोली हमारी है, फीली ने उदासीनता से कहा, हम इसे बेचना नहीं चाहते। क्या वह आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय में आकर इसे जबरदस्ती ले जाएगा? ठीक है, लियुयान ने सिर हिलाया। अब वो उसे मनाने की कोशिश करने के मूड में नहीं था। वह नीतियान के साथ नीचे चला गया। जब वे नीचे आए तो डॉवेजर वेंग ने उन्हें देखा और पूछा, हाँ, क्या अब तुम जा रहे हो? क्या तुम्हें वह स्पिरिट फाउंड गोली मिल गई? लियुयान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, वे इसे बेचने को तैयार नहीं हैं। डॉवेजर वेंग को आश्चर्य हुआ। यह असंभव है। विक्रेता कौन है? मुझे विश्वास नहीं होता कि किसी ने संकीवू को सम्मान देने से इनकार कर दिया। लियुयान ने कंधे उचका दिए। उसने कुछ नहीं बताया और नीतियान के साथ पिल पवेलियन से बाहर चला गया। पिल पवेलियन के बाहर खड़े होकर लियुयान ने एक पल सोचा और फिर कहा, चिंता मत करो, मैं देखूंगा कि क्या मैं कुछ दोस्तों से इसे आपके लिए खरीदने के लिए कह सकता हूँ। धन्यवाद अंकल लियू। फिर नीतियान ने सब कुछ समझाया जो पिछले दिन हुआ था। मुझे एनशी की वजह से बहुत लाभ हुआ। अगर उसने मुझे ग्रीन इल्यूजन आयाम में प्रवेश करने का मौका नहीं दिया होता तो मैं आज वह नहीं होता जो मैं हूँ। हम दयालुता का बदला चुकाने में कुछ भी गलत नहीं है। लियुयान ने सिर हिलाया। हालांकि स्पिरिट फाउंड गोलियां ज्वाला स्वर्ग के दायरे में मिलना मुश्किल है, वे अन्य क्षेत्रों में इतनी दुर्लभ नहीं हैं। भले ही हम इस बार एक नहीं पा सके, लेकिन भविष्य में संभावनाएं होंगी। आखिरकार आप मार्शल ग्रैंडनकल के शिष्य हैं। चलो अब इसे छोड़ो और दूसरी जगहों पर जाकर देखो। नीतियान ने जवाब दिया, मुझे लगता है मुझे करना ही होगा। कुछ ही समय बाद उन्होंने अस्थायी रूप से स्पिरिट फाउंड पिल खरीदने की इच्छा को दबा दिया और लियुयान का अनुसरण किया जब वह आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय में कई आध्यात्मिक उपकरण मंडपों के माध्यम से घूम रहा था। लियुयान जानता था कि नीतियान अभी केवल क्यूई रिफाइनिंग चरण तक ही पहुंचा था, इसलिए वह उसे उन स्थानों पर नहीं ले गया जहां उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण बेचे जाते थे। इसके बजाय वह उसे उन खंडों में ले गया जहां केवल निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण बेचे जाते थे। कई मंडपों को कवर करने के बाद लियुयान ने देखा कि नीतियान ने कुछ भी नहीं खरीदा था और सोचा कि वह शायद प्रचुर मात्रा में वस्तुओं को देखकर चकित हो गया था। अंत में वह खुद को रोक नहीं सका और पूछा, नीतियान, क्या आपके मन में कुछ ऐसा है जिसे आप खरीदना चाहते हैं? इसके अलावा सालों पहले मैं आपकी साधना विशेषता का पता लगाने में विफल रहा था। आपके गुरु को पता लगाना चाहिए था। क्या उन्होंने कुछ कहा? नीतियान ने अपना सिर रगड़ा और कहा, नहीं, गुरु ने कभी भी मेरी साधना विशेषता का मुद्दा नहीं उठाया। उन्होंने मुझे केवल 3 खिलौने चुनने के लिए कहा, जो भी मैं चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कोई विशेष आवश्यकता नहीं बताई। उसके शब्दों से लियुयान को सिरदर्द हो गया। बिना किसी श्रेणी या आवश्यकताओं के मैं आपको चुनने में कैसे मदद कर सकता हूँ? लियुयान ने नीतियान को पहले ही 3 मंडप दिखा दिए थे जहां केवल निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण बेचे जाते थे। कुछ दुकानों में कवच, कुछ में कृपाण और तलवारें बेची जाती थीं, और कुछ अन्य में व्यक्तिगत श्रृंगार के लिए सभी प्रकार की विचित्र वस्तुएं बेची जाती थीं। नीतियान ने हर एक चीज में गहरी दिलचस्पी दिखाई, हालांकि उसने उनमें से कोई भी चीज नहीं खरीदी। लियुयान ने शुरू में सोचा था कि नीतियान को वह वस्तु नहीं मिली है जो वह चाहता था। हालांकि नीतियान की बात सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि नीतियान को वास्तव में ये पता नहीं था कि उसे कैसे चुनना है। चाचा लियू, नीतियान ने कहा, आप खुद ही खरीदारी करने जा सकते हैं। मैं खुद ही इधर उधर देख लूंगा। अगर मुझे कोई चीज पसंद आती है तो मैं उसे खरीद लूंगा। लियुयान ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर। दरअसल इस सम्मेलन में उसका अपना काम था। उसे न केवल अधीनस्थ कुलों के लिए आध्यात्मिक उपकरण चुनने थे, बल्कि उसे जियांग लिंगजू, ये गुमो और अन्य कनिष्ठों के लिए भी उपयुक्त आध्यात्मिक उपकरण चुनने थे। तुम्हारी हैसियत को देखते हुए मुझे संदेह है कि तुम यहाँ बहुत परेशानी में पड़ोगे। अगर तुम किसी के साथ विवाद में पड़ गए तो बस मार्शल ग्रेंडनकल का कमांड मेडल दिखाओ और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नीतियान को कुछ सलाह देने के बाद लियुयान अस्थायी रूप से अपने खुद के व्यवसाय की देखभाल करने के लिए उससे अलग हो गया। उसके जाने के बाद नीतियान ने चुपचाप ड्रैगन की हड्डी निकाली। हड्डी को सहलाते हुए उसने खुद से कहा, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे ऐसा ही चाहिए। जब से उसे पता चला था कि उसकी ड्रैगन हड्डी भी एक खजाना सम्मेलन से आई थी,
तब से वह इस खजाना सम्मेलन में इसके जैसी कोई वस्तु प्राप्त करने की आशा कर रहा था, क्योंकि केवल इस जैसी वस्तुएं ही उसे अलौकिक अवसर प्रदान कर सकती थी, जो उसके जीवन में स्वर्ग हिलाने वाले और पृथ्वी उलटने वाले परिवर्तन ला सकती थी। फिज फिज जैसे ही वह मन ही मन सोच रहा था और जानवर की हड्डी को सहला रहा था, आग की छोटी छोटी चिंगारियां ड्रैगन की हड्डी के अंदर तैरने लगी। उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने अपनी चेतना को इकट्ठा किया और उसकी जांच की। उसने पाया कि ड्रैगन की हड्डी के भीतर खून की बूंद धीरे धीरे छटपटा रही थी। आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय के भीतर एक पत्थर के मंडप में, जो मध्यम और प्रीमियम गुणवत्ता वाले कवच बेचता था। कांच के काउंटरों के भीतर कई बहुमूल्य कवच प्रदर्शित किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक के सामने एक जेड पट्टिका थी, जिसमें कवच के ग्रेड, उसके विशेष उपयोग, उसके स्वीकार्य उपयोगकर्ता और उसकी कीमत का संक्षिप्त विवरण दिया गया था। मंडप के अंदर ट्रेजर स्कूल के कुछ उपकरण बनाने वाले लोग उन लोगों को कई प्रकार के कवच दिखा रहे थे जिन्होंने उनमें रुचि दिखाई थी। काउंटरों में से एक में गहरे भूरे रंग का कवच रखा था, जो कुछ हद तक जीर्ण शीर्ण लग रहा था। उस पर कोई जटिल या नाजुक डिजाइन भी नहीं था। मूल रूप से ट्रेजर स्कूल का एक उपकरण जालसाज काउंटर के पीछे खड़ा था। हालांकि जब किसी ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो वह अन्य काउंटरों पर अन्य कवच बेचने चला गया। काउंटर से कुछ ही दूरी पर लिनेन वस्त्र पहने एक लंबा क्यू योद्धा अकेला खड़ा था। जब से वह अंदर आया था, वह एक पत्थर के खंभे के सहारे झुका हुआ था। वह बीच बीच में कवच की ओर देखता था, लेकिन वह कभी इधर उधर नहीं घूमता था, न ही किसी और से बात करता था। एक काउंटर के सामने क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय से लुओशिन और उसके वरिष्ठ मार्शल भाई शी की नजर कवच के एक सेट पर थी। यह उस समय था जब उन्होंने उस लंबे क्यूई योद्धा को देखा और काउंटर के पीछे उपकरण बनाने वाले से पूछने से खुद को रोक नहीं पाए, वह कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। ऐसा नहीं लगता कि उसने कुछ खरीदा है न? उपकरण बनाने वाले ने उस व्यक्ति पर एक नजर डाली, अपनी आवाज कम की और कहा, ओह, क्या आप श्री लाई के बारे में बात कर रहे हैं? क्या आपने ध्यान दिया? उन्होंने उस कवच को बिक्री के लिए रखा था, लेकिन वे लगातार इसकी जांच कर रहे हैं। वह हमारे क्षेत्र से नहीं लगता। वह बड़े गान कान को जानता है, इसलिए वह अपना वह कवच बेचने के लिए यहाँ आया है। लुओशिन आश्चर्यचकित थी। वह ज्वाला स्वर्ग के दायरे से एक क्यू योद्धा नहीं है। अपने सिर को थोड़ा हिलाते हुए उपकरण जालसाज ने तिरस्कार पूर्वक कहा, उसका वह फ्लेम ड्रैगन कवच केवल तीसरे स्तर के मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण के बराबर मूल्य का है। हालांकि वह इसे 9000 स्पिरिट स्टोन में बेच रहा है। आप लोग जानते हैं कि 9000 स्पिरिट स्टोन छठे या सातवें स्तर के मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण को खरीदने के लिए भी पर्याप्त हैं। जैसे ही उन्होंने कीमत देखी, किसी ने इसके बारे में पूछने की जहमत नहीं उठाई। इसके अलावा हमारे संप्रदाय के मूल्यांकन गुरुओं ने इसका मूल्यांकन किया। उन सभी ने कहा कि हालांकि यह काफी कठिन है, ये बहुत भारी है। यदि 3 स्वर्ग चरणों के क्यूई योद्धा इसे पहन ले, तो उन्हें चलने फिरने में भी कठिनाई होगी। इसके अलावा इसकी कठोरता ही इसकी एकमात्र खूबी लगती है। साथ ही चून की कवच को हमारे संप्रदाय द्वारा परिष्कृत और गढ़ा नहीं गया था, इसलिए किसी को भी इसे बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए तो यह ऐसा ही है, लुओशिन ने धीरे से कहा। उस व्यक्ति का स्पष्टीकरण सुनने के बाद उसने केवल यही सोचा कि विदेशी लाई ही कुछ अजीब था, लेकिन उसे फ्लेम ड्रैगन कवच में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इस बीच लाई अभी भी एक दूर कोने में खड़ा था और समय समय पर अपने फ्लेम ड्रैगन कवच की जांच कर रहा था। वूश! इस समय फ्लेम ड्रैगन कवच के भीतर से अचानक एक रहस्यमयी लाल रोशनी निकली। उसके बाद फ्लेम ड्रैगन कवच, जिसमें किसी ने कोई रुचि नहीं दिखाई थी, उसमें से अचानक तीव्र खूनी गंध आने लगी। हालांकि ये केवल कुछ क्षण तक ही चला, उसके बाद प्रकाश गायब हो गया और फ्लेम ड्रैगन कवच पुनः सामान्य हो गया। इससे निकलने वाली खूनी गंध काउंटर के अंदर ही बंद हो गई थी, इसलिए किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लाई की आंखों की पुतलियों में उत्साह की एक चमक सी चमक उठी। उसने गहरी सांस ली, मानो खुद को शांत करने के लिए, और फिर चारों ओर देखा। एक ही समय पर आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय के एक दूर के हिस्से में नीतियान अपने हाथ में ड्रैगन की हड्डी के भीतर खून की बूंद की जांच करने के लिए अपनी मानसिक जागरूकता का उपयोग कर रहा था। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। जब उसकी मानसिक चेतना के रेशे रक्त की बूंद में प्रवेश कर गए, तो उसने आश्चर्यजनक रूप से एक गहरे भूरे रंग का कवच देखा जो कुछ कुछ जीर्ण शीर्ण दिखाई दे रहा था। इसके अलावा वह मुश्किल से यह महसूस कर पाया कि कवच वर्तमान में आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय में था। कवच जो ड्रैगन की हड्डी से मिलता जुलता है,
यह कोई साधारण कवच नहीं होना चाहिए। नित्यान के दिल में तुरंत उत्साह भर गया। उसने खून की बूंद से अपनी मानसिक चेतना वापस खींच ली और फिर ड्रैगन की हड्डी को सावधानी से दूर रख दिया। वह तुरंत उस क्षेत्र की ओर बढ़ गया जहां मध्यम और प्रीमियम श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण बेचे जा रहे थे। इससे पहले पिल मंडप छोड़ने के बाद वह लियुयान के पीछे पीछे कई पत्थर के मंडपों में घूमने गया था, जहां निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण बेचे जाते थे, जहां उसे ऐसा कोई रहस्यमय और थोड़ा जीर्ण कवच नहीं दिखाई दिया था। इसलिए उसका मानना था कि यदि वह कवच वास्तव में आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय में था, तो यह उस क्षेत्र में होना चाहिए जहां मध्यम और प्रीमियम आध्यात्मिक उपकरण बेचे जाते थे। इसके बाद उसने मध्यम और उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक उपकरण बेचने वाले पत्थर के मंडपों को छान मारा तथा वहां रखे अनेक आकर्षक कवचों पर नजर डाली। कुछ ही देर में नित्यान उस पत्थर के मंडप पर पहुंच गया जहां लुओशिन और शी थे। उसने एक बार फिर काउंटरों के भीतर कवच को स्कैन किया। यही है। जल्द ही उसने ड्रैगन की हड्डी में खून की बूंद में दिखाई देने वाले कवच को देखा, जो उसके सामने लावारिस काउंटर में प्रदर्शित किया गया था। वह सीधे उस ओर चला गया। जिस क्षण लुओशिन ने उसे देखा, उसने अपने हाथों से कवच नीचे रखा और उसकी ओर चल दी। नित्यान, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम वरिष्ठ मार्शल भाई लियुयान के साथ उस स्पिरिट फाउंड पिल को खरीदने नहीं गए थे? कई उपकरण जालसाजों के साथ साथ ग्रेवल संप्रदाय और मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के कुछ लोगों ने उस नाम को सुनकर उत्सुकता से उस ओर देखा। नित्यान, वे सभी जानते थे कि ज्वाला स्वर्ग के पूरे क्षेत्र में वूजी किस प्रकार का अस्तित्व था। क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय ने दशकों से चले आ रहे नियम को तोड़ने में जरा भी संकोच नहीं किया और अधीनस्थ कबीले के एक बच्चे नित्यान को पहले ही संप्रदाय में शामिल कर लिया। इसके अलावा जिस क्षण वह संप्रदाय में शामिल हुआ, वूजी ने उसे अपना शिष्य बना लिया। नित्यान की कहानी लंबे समय से चारों संप्रदायों में फैल चुकी थी। वे सभी लोग जो वूजी को जानते थे, अब नित्यान के नाम से परिचित थे। उनमें से हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि यह नित्यान कितना खास है। बड़ी बहन शिन, आप लोग भी यहाँ हैं। लुओशिन का संक्षिप्त अभिवादन करने के बाद नित्यान उस काउंटर के पास गया जिस पर फ्लेम ड्रैगन कवच प्रदर्शित था। उसने पास के उपकरण बनाने वाले को बुलाने के लिए अपना हाथ हिलाया और कहा, मुझे ये कवच चाहिए। विदेशी क्यू योद्धा लाई, जो कोने में खड़ा था, उसकी आंखें अचानक चमक उठी जब उसने अपनी नजर नित्यान पर टिका दी। तुम्हें ये कवच चाहिए? लुओशिन उसके पास गई और भौहें सिकुड़ते हुए उसने सलाह दी, ये कवच बहुत महंगा है, यह इतना मूल्यवान नहीं है। नित्यान, अपनी पसंद में इतनी लापरवाही मत करो। तुम्हें आध्यात्मिक साधनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें वरिष्ठ मार्शल भाई लियुयान को अपने साथ ले जाने देना चाहिए ताकि तुम्हें ठगा न जाए। अन्य सभी दुकानदारों ने काउंटर के अंदर नित्यान और फ्लेम ड्रैगन कवच की ओर देखा। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। इन लोगों ने प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही फ्लेम ड्रैगन कवच को भी देखा था। हालांकि जब उन्होंने जेड टैबलेट पर फ्लेम ड्रैगन कवच का ग्रेड और मूल्य देखा, तो उन सभी की इसमें तुरंत रुचि खत्म हो गई। लुओशिन के समान उन्होंने भी यह माना कि 9000 आत्मिक पत्थरों के साथ वे बहुत उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण चुन सकते हैं। नित्यान मुस्कुराया और लुओशिन की सलाह नहीं मानी। बड़ी बहन शिन, मुझे ये पसंद है, ये वही है जो मैं चाहता हूँ। वह उपकरण बनाने वाले की ओर मुड़ा और बोला, मुझे ये चाहिए। उपकरण बनाने वाले का नाम जुकिंग था, जो ट्रेसा स्कूल के सबसे मजबूत उपकरण फोजिंग मास्टर फैंग हुई का शिष्य था। जुकिंग न केवल इस मंजिल के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था, बल्कि वह ये भी जानता था कि उसके मालिक फैंग हुई और वूजी पुराने दोस्त थे। इसके अलावा वूजी ने उसे अतीत में एहसान दिए थे। इसलिए जब से लुओशिन ने नित्यान का नाम पुकारा था, तब से वह उस पर विशेष ध्यान दे रहा था। ये वस्तु शायद तुम्हें फिट न आए। जुकिंग ने कोने में खड़े लाई यी की ओर एक नजर डाली। उसका इरादा लाई यी को वस्तु बेचने में मदद करने का नहीं था। इसके बजाय उसने कहा, नित्यान, मेरे स्वामी और तुम्हारे स्वामी पक्के दोस्त हैं। अगर यह कोई और होता तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता। हालांकि चूंकि यह तुम हो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। ये कवच ट्रेसा स्कूल का नहीं है। किसी और ने इसे यहाँ बिक्री के लिए रखा है। सबसे पहले, ये 9000 स्पिरिट स्टोन के बराबर भी नहीं है। दूसरे, ये बहुत भारी है। यहाँ तक कि लेसर हेवन, हेवन और ग्रेटर हेवन स्टेज के क्यूई योद्धाओं को भी इसे पहनकर घूमना मुश्किल लगेगा। तुमने अभी तक छोटे स्वर्ग के मंच पर कदम भी नहीं रखा है। एक बार जब तुम इसे पहन लोगे, तो तुम शायद बिल्कुल भी हिल भी ना पाओ।
इसके अलावा, इसकी असाधारण मजबूती के अलावा, इसमें कोई अन्य गुण नहीं है। मेरी सलाह मानो, नीतियान। जाओ और कोई दूसरा कवच देखो। जू किंग बहुत ईमानदार था क्योंकि उसने नीतियान को सलाह दी थी और उम्मीद जताई थी कि वह उस महंगे फ्लेम ड्रैगन कवच को खरीदने के जाल में न फंसे। नीतियान ने कुछ देर के लिए उसकी ओर झुककर प्रणाम किया। तो मुझे तुम्हें वरिष्ठ मार्शल भाई जू कहना चाहिए। फिर उसने अपना सिर रगड़ा और चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव के साथ कहा, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है, वरिष्ठ मार्शल भाई। क्या तुम मेरे मन के बच्चे के गुस्से को संतुष्ट कर सकते हो और उसे मुझे बेच सकते हो? इन शब्दों के साथ उसने अपने स्वामी का कमान पदक जू किंग को सौंप दिया। बेबसी से भरे चेहरे पर जू किंग ने सिर हिलाया और कहा, मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। धन्यवाद, वरिष्ठ मार्शल भाई, नीतियान ने जल्दी से कहा। जू किंग ने कमांड मेडलियन को पकड़ा और उसे काउंटर के नीचे हरे पत्थर के टुकड़े पर 3 सेकंड के लिए रख दिया, फिर उसे नीतियान को वापस कर दिया। उसके बाद उसने फ्लेम ड्रैगन आर्मर को नीतियान के लिए बाहर निकाला। ये लो, देखो कि तुम इसे उठा सकते हो या नहीं। नीतियान ने अपना हाथ बढ़ाया और गहरे भूरे रंग के फ्लेम ड्रैगन कवच को पकड़ लिया। उसने उसे जोर से खींचा, लेकिन पाया कि वह जरा भी नहीं हिला। क्या? उसने धीरे से चिल्लाते हुए उसे उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने की योजना बनाई। लेकिन उसने देखा कि हर कोई उसकी ओर देख रहा है, इसलिए उसने हार मान ली और कहा, वरिष्ठ मार्शल भाई जू, क्या आप कृपया इस कवच को बाद में मेरे घर भेज देंगे? बच्चे, जू किंग ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे लगा कि नीतियान ने अपने मालिक के स्पिरिट स्टोन की एक बड़ी मात्रा को किसी ऐसे कवच पर बर्बाद कर दिया है जिसे वह उठा भी नहीं सकता। ठीक है, तुम आगे बढ़ो। मैं बाद में इसे भेजने के लिए किसी का इंतजाम करूंगा। बहुत धन्यवाद, वरिष्ठ मार्शल भाई। उस रात, लियू यान, जियांग लिंगजू, ये गुमो और अन्य सभी क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के अस्थायी निवास पर लौट आए थे। कुछ ही देर बाद, नीतियान भी खरीदारी खत्म करके वापस आ गया। जिस क्षण नीतियान वापस लौटा, उसने देखा कि जियांग लिंगजू और ये गुमो अपने नए खरीदे गए आध्यात्मिक उपकरणों के साथ खुशी खुशी खेल रहे थे और काफी प्रसन्न दिख रहे थे। ये गुमो ने एक लंबी तलवार लहराई, जिस पर चांदी सफेद आभा थी, जो इसे एक असाधारण रूप दे रही थी। नीतियान, ये कैसे हुआ? क्या तुम्हें कुछ मिला? हमने सुना कि स्पिरिट फाउंट पिल के साथ क्या हुआ। भले ही उन्हें ज्वाला स्वर्ग के दायरे में खोजना मुश्किल है, लेकिन आपकी स्थिति को देखते हुए मुझे यकीन है कि आप एक प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ये केवल समय की बात है। जियांग लिंगजू ने भी उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो। तुम्हारी मदद से तुम्हारे दादाजी की चोटें किसी दिन जरूर ठीक हो जाएंगी। इन दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद, नीतियान ने कहा। लियू यान बहुत स्पष्ट था, मुझे डर है कि हम इस बार स्पिरिट फाउंड गोली नहीं पा सकेंगे। मैंने कुछ दोस्तों से इसे फेईली से खरीदने में मदद करने के लिए कहा है, लेकिन लगता है कि फेईली ने उनके इरादों को भांप लिया है और इसे न बेचने पर जोर दिया है। धन्यवाद, अंकल लियू, नीतियान ने कहा। मैं आपके प्रयास की सराहना करता हूँ। जब वे बात कर रहे थे, लुओशिन और शियी भी वापस आ गए। शियी अपने बाएं हाथ में एक भारी कपड़े की थैली पकड़े हुए थे। जैसे ही वह अंदर गया, उसने बैग का कवर उठाया, जिससे उसके अंदर रखा फ्लेम ड्रैगन कवच दिखाई दिया। नीतियान, मैं ये कवच तुम्हारे लिए वापस लाया हूँ। शियी ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मेरी साधना का आधार स्वर्ग अवस्था के अंतिम चरण में है, लेकिन मुझे भी इसमें चलने में कठिनाई होगी। बहुत धन्यवाद, अंकल शी, नीतियान ने तुरंत कहा। लुओशिन ने नीतियान को घूरते हुए कहा, तुम सुनोगे ही नहीं। ये कवच स्पष्ट रूप से तुम्हें सूट नहीं करता, और यह स्पष्ट रूप से 9000 स्पिरिट स्टोन के लायक भी नहीं है। तुमने इसे खरीदने पर जोर क्यों दिया? नीतियान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी, लेकिन कुछ नहीं बताया। क्या उसने कुछ कवच पर 9000 आत्मा पत्थर खर्च किए? जियांग लिंगजू अवाक रह गई। हाँ, फिर लुओ जिन ने पहले जो कुछ हुआ था उसका संक्षिप्त विवरण दिया। पूरी कहानी सुनने के बाद सभी ने नीतियान को ऐसे भाव से देखा जैसे उसे एक खर्चीला व्यक्ति कह रहे हों। उन सभी को लगा कि वह बहुत छोटा और अनुभवहीन है, और उसने बहुत जल्दबाजी में काम किया है। जैसे ही वे उसकी आलोचना कर रहे थे, लियू यान, शियी और लुओशिन के गुरु वुजिंग नामक व्यक्ति वापस आ गए। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, शोर शराबा बंद हो गया और सभी ने अपनी आवाज कम कर ली। लियू यान, शी और लुओशिन ने एक साथ उनका स्वागत किया। मालिक, जियांग लिंगजू और ये गुमो भी झुके। नीतियान वुजिंग से कभी नहीं मिला था। वह थोड़ा झिझका और उसका अभिवादन करने की पहल न करके चुपचाप खड़ा रहा। नी डोंगहाई, निकियान और अन्य लोगों के माध्यम से
उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि वू शिंग उसकी माँ का गुरु था, और वू शिंग ने उसकी माँ से बड़ी उम्मीदें रखी थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी माँ वू शिंग की पसंदीदा शिष्या थी। हालांकि अपनी मां की रहस्यमय मौत के बारे में सुनने के बाद क्रोधित वू जिंग ने इसके लिए नी डोंगहाई को दोषी ठहराया था, और तब से वह नी कबीले को नापसंद करने लगा था। इसके बाद जब नी कियान को युन कबीले से अन्यायपूर्ण व्यवहार मिला और नी डोंगहाई को युन मिंग और युआन फेंगचुन द्वारा घायल कर दिया गया, तो वू जिंग इससे दूर रहा। उसकी चुप्पी ने युन कबीले की अवज्ञा को और भड़का दिया था, और साथ ही क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय के कई लोगों को यह महसूस हुआ कि नी कबीले के प्रति उसका क्रोध कभी कम नहीं हो सकता। ये भी इसी वजह से था कि नी बेचुआन ने नी डोंगहाई की चोटों पर हंगामा मचाने का अवसर लेने की हिम्मत की थी, और धीरे धीरे नी डोंगहाई की शक्ति को खत्म कर दिया था, अंत में उसे प्रतिस्थापित कर दिया था। वू जिन के प्रति नी तियान की भावनाएं बेहद जटिल थी। एक तरफ वह वू जिन के प्रति आभारी था कि उसने अपनी मां के जीवित रहते हुए उसका साथ दिया था, साथ ही उसने उसके लिए जो कुछ भी किया था उसके लिए भी। दूसरी तरफ वह अपनी मां की मृत्यु के बाद पूरे नी कबीले के प्रति उसकी उदासीनता के लिए मन ही मन उससे नफरत करता था। वू जिंग ने हरे रंग का लबादा पहना हुआ था, उसका चेहरा गंभीर था। कमरे में प्रवेश करते ही उसकी नजर तुरंत नी तियान पर पड़ी, जिसके बाद वह उसे देखने लगा। नी तियान ने अपना सिर उठाया और अंततः उनकी नजरें मिली। नी तियान की आंखों में नाराजगी साफ देखी जा सकती थी, मानो वह इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। गैन कांग ने आज मुझसे बात की। वू जिंग कुछ देर के लिए चुप खड़ा रहा और बोला, उसने मुझसे कहा कि अगर तुम उसके और एन कबीले की उस लड़की के बीच के मामले से दूर रहो, तो वह फीली से तुम्हें स्पिरिट फाउंड गोली दिलवा देगा, मुफ्त में। नी तियान की आंखों में गुस्सा दिखाई दिया। आन शी मेरी बहन है। जिस क्षण उन्होंने शब्दों का आदान प्रदान किया, कमरे का माहौल तुरंत गंभीर हो गया। जियांग लिंगजू और ये गुमो ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप ऊपर चले गए, एक मिनट भी नहीं रुकना चाहते थे। जहां तक कबीले में वरिष्ठता का सवाल है, नी तियान, जो वू जी का शिष्य था, उसे वू जिंग का कनिष्ठ मार्शल भाई माना जाना चाहिए। हालांकि नी तियान की मां वू जिंग की सबसे मूल्यवान शिष्या हुआ करती थी। वू जिंग ने उसका मार्गदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपनी लगभग सभी कीमती औषधीय गोलियां और आध्यात्मिक उपकरण प्रदान किए। उस समय नी जिन वू जिंग की कमजोरी थी, हर ड्रैगन के उल्टे तराजू की तरह। हर कोई जानता था कि उसने उसके लिए क्या किया था। नी जिन की मृत्यु के बाद वू जिंग को भारी आघात पहुंचा था, और उसने सभी आगंतुकों से बचते हुए एकांत प्रशिक्षण में लंबा समय बिताया था। क्योंकि नी जिन के साथ उसका संबंध बहुत गहरा था, उसने उसकी मौत के लिए नी कबीले को दोषी ठहराया, और उसके बाद उनके साथ उदासीनता से पेश आया। उसकी उदासीनता के परिणामस्वरूप नी कियान को युन झेगुओ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, और नी डोंगहाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि अब उनके सबसे प्रिय शिष्य के बेटे को जीवन का एक नया अवसर मिला, और उसे अप्रत्याशित रूप से वूजी ने चुन लिया, जिससे नी तियान उनका कनिष्ठ मार्शल भाई बन गया। ये कुछ ऐसा था जिसकी वू जिंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी। वरिष्ठ मार्शल भाई, लुओ झिन ने डरते हुए कहा। लियू यान को नी तियान को अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की सलाह देने का संकेत दिया। लियू यान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। लुओ शिन और शी को ऊपर जाने का संकेत दिया। लुओ शिन और शी, जो असहज महसूस कर रहे थे, उन्हें क्षमा मिल गई और वे तुरंत ऊपर चले गए, ठीक वैसे ही जैसे जियांग लिंगजू और ये गुमो पहले गए थे। उनके जाने के बाद लियू यान खांसते हुए बोला, मास्टर ओम। जब एन शी ब्लैक क्लाउड सिटी में थी, तो उसने नितियान को ग्रीन इल्यूजन आयाम परीक्षण में प्रवेश करने के लिए एक स्थान दिया, जो नितियान के लिए जीवन बदलने वाली यात्रा बन गई। अगर परीक्षण के दौरान उसकी अत्यधिक वृद्धि नहीं होती, तो मार्शल ब्रेंडनकल ने शायद उस पर अपनी नजर नहीं डाली होती, इसलिए उसने तनाव को कम करने की कोशिश की। वू जिंग ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, मैं केवल गान कान का संदेश दे रहा हूँ। मैं उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करने जा रहा हूँ। वह अब मेरा कनिष्ठ सैन्य भाई है, इसलिए मैं उसके लिए निर्णय लेने की हिम्मत नहीं करूंगा। लियू यान ने मन ही मन राहत की सांस ली। वू जिंग ने फ्लेम ड्रैगन कवच को देखा जो आंशिक रूप से दिखाया गया था। उसने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और पूछा, यह क्या है? लियू यान ने जल्दी से उसे सब कुछ समझाया। तीसरे स्तर के मध्यम श्रेणी के कवच पर 9000 आत्मा पत्थर। बकवास। इन शब्दों के साथ वू जिंग ऊपर की ओर चला गया। उसके चेहरे पर उदासी थी, मानो वह नितियान को उसकी जल्दबाजी के लिए तुच्छ समझता हो और साथ ही चाहता हो कि काश वह और अधिक परिपक्व होता। नितियान ने बुदबुदाते हुए कहा, आप मेरे गुरु नहीं हैं।
मुझे आपसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एक आह भरते हुए लियू यान ने कहा, लोग हमेशा उन लोगों पर सबसे ज्यादा कठोर होते हैं जिनकी वे परवाह करते हैं। तुम नहीं जानते कि मेरे मालिक को तुम्हारी माँ कितनी प्रिय थी। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें ठीक होने में बहुत लंबा समय लगा। उनके प्रति जो भावनाएं थीं, वे किसी और की तुलना में अधिक गहरी थीं। सच कहूं तो मुझे लगता है कि वह उसके साथ अपनी बेटी की तरह व्यवहार करता था। शायद वह उसके बादनी कबीले में हुई चीजों के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार था, लेकिन ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वह उसे जाने नहीं दे सका। आपको उसे बहुत ज्यादा दोष नहीं देना चाहिए। तुम्हारे दादाजी की चोटें अभी भी ठीक हो सकती हैं। जहां तक तुम्हारी चाची निकियान की बात है, अगर युन झिगुओ उससे सच्चा प्यार करता तो वह उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करता। उसने नीतियान को सांत्वना देने की पूरी कोशिश की। हालांकि नीतियान ने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। इस दौरान आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय में एक निश्चित मनो था जिसका उपयोग विदेशी मेहमानों को प्राप्त करने के लिए किया जाता था। जहां लाई ने एक ध्वनिरोधी ढाल बनाई थी, जिसके अंदर वह 2 अन्य विदेशी क्यूई योद्धाओं के साथ गुप्त बातचीत कर रहा था। दिन के समय की अपनी चुप्पी के विपरीत लाई के चेहरे पर खुशी के भाव थे। फ्लेम ड्रैगन कवच से ब्लड कोर सामने आ गया है। हमने इसे इतने लंबे समय तक खोजा है और केवल ये पता लगा पाए हैं कि ब्लड कोर को बार बार बेचा गया था और अंत में यह फ्लेम हेवन के दायरे में आ गया। मैंने सोचा था कि मैं फ्लेम हेवन के दायरे की इस यात्रा के दौरान आध्यात्मिक उपकरणों के कुछ उच्च रैंक वाले टुकड़े ही वापस ला पाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्लड कोर इतनी जल्दी खुद को दिखा देगा। वास्तव में मैंने अपनी उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं रखी थी। किसने सोचा था कि एक नौजवान पहले दिन ही कवच खरीद लेगा। लाई के चेहरे पर उत्साह भर गया। अन्य 2 विदेशी क्यूई योद्धा भी तथाकथित रक्त कोर के प्रकट होने के बारे में सुनकर काफी उत्साहित दिखाई दिए। वे तीनों अपने हाथ आपस में रगड़ रहे थे, मानो ब्लड कोर की खबर एड्रेनालाइन के एक शॉट की तरह थी। यदि हम ब्लड कोर प्राप्त कर सके, तो यह निश्चित रूप से हमारी ओर से एक बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा। केवल जब रक्त कोर को फिर से जोड़ा जाता है, तो फ्लेम ड्रैगन कवच को फिर से पूरा माना जा सकता है, और केवल तभी यह वास्तव में अपनी शक्ति प्रदर्शित करेगा। मालिक हमें जरूर अच्छा इनाम देंगे। लाई ने धीरे धीरे खुद को शांत किया और कहा, ब्लड कोर की तुलना में इस यात्रा पर हमारा मिशन कुछ भी नहीं है और इसे अनदेखा किया जा सकता है। मैंने चारों ओर पूछताछ की है। उस बच्चे की पहचान साधारण नहीं है। अगर हम फ्लेम हेवन के दायरे में रहना चाहते हैं, तो अगर हम उस पर हमला करते हैं तो समस्या होगी। खैर, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जा सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कौन सी विधि का उपयोग करना है। जब तक हम ब्लड कोर और फ्लेम ड्रैगन कवच को जब्त कर सकते हैं और अपने मालिक के पास लौट सकते हैं, हमें चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। उनमें से एक ने पूछा, तो हम कब कदम उठाएंगे? लाई की आंखों में जानवरों जैसी क्रूरता देखी जा सकती थी। अगर कोई मौका मिलता है, तो हम अगले दिनों में हमला करेंगे। हम ब्लड कोर और फ्लेम ड्रैगन कवच लेकर चले जाएंगे। या तो हम ऐसा करेंगे या फिर हम ट्रेजर कन्वेंशन के खत्म होने तक इंतजार करेंगे और उनके संप्रदाय में वापस जाते समय उन पर हमला करेंगे। ठीक है। नीतियान लियू यान के व्याख्यान से ऊब गया और इसलिए उसने विषय बदलने की कोशिश की। चाचा लियू, जब मैं 1 साल का था, तो आपने लो ट्राइंग कन्वेंशन में जो जानवर की हड्डी लाए थे, उस पर आपने कितना खर्च किया था? उसके सवाल से हैरान लियू यान ने जवाब देने से पहले सोचा भी नहीं। आह, वह जानवर की हड्डी, मुझे लगता है कि इसकी कीमत मुझे कई दर्जन स्पिरिट स्टोन से चुकानी पड़ी। तुम क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने कभी भी पशु की हड्डी को कोई महत्व नहीं दिया था, तथा केवल ये सुनिश्चित करने के लिए इसे बाहर निकाला था कि पर्याप्त वस्तुएं प्रस्तुत की गई हैं। कई दर्जन आध्यात्मिक पत्थर। नीतियान ने कपड़े की थैली से बाहर निकले फ्लेम ड्रैगन कवच पर नजर डाली और पूछा, क्या उस जानवर की हड्डी को ट्रेजर स्कूल के एक उपकरण जालसाज द्वारा परिष्कृत किया गया था? लियू यान ने अपना सिर हिलाया, नहीं। बहुत समय बीत चुका था, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने आगे कहा, जहां तक मुझे याद है, वह जानवर की हड्डी उस फ्लेम ड्रैगन कवच से मिलती जुलती प्रतीत होती है जिसे तुमने आज खरीदा था। जब मैंने इसे खरीदा था, तो ट्रेजर स्कूल के उपकरण बनाने वाले ने, जिसने इसे मुझे बेचा था, मुझसे कहा था कि एक गंभीर रूप से घायल विदेशी क्यूई योद्धा हमारे राज्य में आया है, जिसके लोग उसका शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वह एक निराशाजनक स्थिति में था और उसे स्पिरिट स्टोन की तत्काल आवश्यकता थी, इसलिए उसने जानवर की हड्डी ट्रेजर स्कूल को बेच दी। उसने आध्यात्मिक पत्थर ले लिए और गायब हो गया, फिर कभी नहीं दिखा। हालांकि मैंने ट्रेजर स्कूल के क्यूई योद्धाओं से सुना कि ट्रेजर स्कूल को जानवर की हड्डी बेचने के बाद
उसने उनसे इसे कुछ समय के लिए रखने के लिए कहा, क्योंकि वह इसे अधिक कीमत पर वापस लेने आएगा। दुर्भाग्यवश वह तय समय पर नहीं आए। इसके अलावा वह पशु की हड्डी वास्तव में मूल्यवान नहीं थी, इसलिए ट्रेजर स्कूल ने उसे जल्द ही बिक्री के लिए रख दिया। नीतियान को जानवर की हड्डी की उत्पत्ति के बारे में बिना कोई विवरण छोड़े समझाने के बाद लियुयान ने पूछा, आप क्यों जानना चाहते हैं? जहां तक मुझे याद है, आपकी आध्यात्मिक शक्ति इससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। आपको इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? मुस्कुराते हुए नीतियान ने कहा, बस जिज्ञासावश, बस इतना ही। अंकल लियू, क्या आप इस कवच को मेरे कमरे तक ले जाने में मेरी मदद कर सकते हैं? तुम जिद्दी बच्चे हो, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें इसे क्यों खरीदना पड़ा, लियुयान ने शिकायत करते हुए कहा, जैसे ही उसने फ्लेम ड्रैगन कवच वाली बोरी उठाई। ये वाकई भारी है, इतना भारी कवच, मैं भी इसमें आजादी से नहीं घूम पाऊंगा। न केवल यह मेरी युद्ध क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि यह मुझे पीछे भी रखेगा। फ्लेम ड्रैगन कवच का वजन महसूस करने के बाद उसने फिर से नीतियान को देखा और कहा, बेहतर होगा कि तुम कल ही होल्डिंग का ब्रेसलेट खरीद लो, नहीं तो तुम इस तरह की चीजें नहीं उठा पाओगे। नीतियान की आंखें चमक उठी। क्या वे आध्यात्मिक उपकरण भी बेचते हैं? उसने बहुत पहले से आध्यात्मिक उपकरण रखने की सुविधा के बारे में सुना था, लेकिन वह ये भी जानता था कि वे बहुत महंगे थे। कम साधना आधार वाले क्यूई योद्धा कभी भी ऐसी दुर्लभ वस्तु प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे, जब तक कि वे असाधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि में पैदा न हुए हों। लियुयान ने एक पल सोचा और फिर कहा, हाँ, उनके पास कुछ है। मूल रूप से आपके वर्तमान साधना आधार को देखते हुए आपके पास बहुत सी वस्तुएं नहीं होंगी, इसलिए एक ब्रेसलेट रखना बेकार होगा। हालांकि अब जब आपने वह फ्लेम ड्रैगन कवच खरीद लिया है, जिसे आप खुद भी साथ लेकर नहीं चल सकते, तो आपको शायद उनमें से एक की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इतना लंबा समय इधर उधर देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि आपको कुछ और पसंद नहीं आया। वैसे भी भविष्य में आपको एक ब्रेसलेट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी ही एक खरीद लें। नीतियान का उत्साह तुरंत बढ़ गया और उसने कहा, मैं कल जाकर एक खरीदूंगा। इन शब्दों के साथ लियुयान ने नीतियान को बैग को उसके कमरे तक ले जाने में मदद की। उसने बस बोरी को जमीन पर रख दिया, मुड़ा और बिना कुछ कहे चला गया। उसके जाने के बाद नीतियान ने दरवाजा बंद कर दिया और धीरे से बोरी खोली। गहरे भूरे रंग के थोड़े जीर्ण कवच की प्रमुख रूपरेखा धीरे धीरे उभरने लगी। करीब से देखने पर नीतियान ने कवच की केंद्रीय छाती प्लेट में एक छेद देखा, जो देखने में एक निश्चित वस्तु को फिट कर सकता था, फिर भी यह खाली था। ऐसा प्रतीत होता है कि कवच में छेद से उपयोगकर्ता का हृदय स्पष्ट रूप से उजागर हो जाएगा। हृदय मानव शरीर का सबसे कमजोर अंग है। हालांकि यह एक अद्भुत सुरक्षा कवच है, लेकिन अगर यह हृदय की रक्षा नहीं कर सकता, तो कवच का मूल्य बहुत कम हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि लुप्त वस्तु को पुनः जोड़ दिया जाए तो इससे न केवल कमी पूरी हो जाएगी, बल्कि कवच भी अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा। तभी कवच वास्तव में अक्षुण्ण हो सकेगा। अगर मेरी अटकलें सही हैं, तो गायब वस्तु ड्रैगन की हड्डी होनी चाहिए। छेद को काफी देर तक घूरने के बाद नीतियान ने चुपचाप अपनी जेब से ड्रैगन की हड्डी निकाली और उसे छेद के पास रख दिया। कुछ ही क्षण बाद उसे विश्वास हो गया कि उसका अनुमान सही था। वह देख सकता था कि ड्रैगन की हड्डी छेद से बिल्कुल मेल खाती है, बीच में जरा सी भी दरार नहीं छोड़ती। जब तक वह उसे अंदर धकेलता, कवच अपने मूल बरकरार स्वरूप में वापस आ जाता। वह उसे दबाने ही वाला था कि अचानक रुक गया। नहीं, मैं नहीं कर सकता। अचानक उसके मन में यह विचार आया कि केवल ड्रैगन की हड्डी ने ही अंतरिक्ष को अस्त व्यस्त कर दिया था, तथा अनगिनत अंतरिक्षीय दरारें खोल दी थीं। यदि ज्वाला ड्रैगन कवच को पूरा बनाने के बाद कोई अन्य बड़ी घटना घटित होती है, तो आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय में वर्तमान में उपस्थित सभी क्यूई योद्धा तुरंत नोटिस करेंगे। इसलिए उसने अस्थायी रूप से अपनी अत्यधिक जिज्ञासा को दबाने का निर्णय लिया तथा जब तक वे आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय में थे, तब तक जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं किया। उसने फ्लेम ड्रैगन कवच को घूरते हुए ड्रैगन की हड्डी को बहुत देर तक सहलाया, फिर आखिरकार ड्रैगन की हड्डी को अपनी जेब में वापस रख लिया। उसने क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय में लौटने के बाद फ्लेम ड्रैगन कवच और ड्रैगन की हड्डी के रहस्यों का अध्ययन करने के लिए अपना समय निकालने का फैसला किया। उस रात नीतियान फ्लेम ड्रैगन कवच के पास पैर मोड़कर बैठ गया और अपनी दैनिक साधना शुरू करने के लिए एक आध्यात्मिक पत्थर निकाला। कुछ ही देर में उसने महसूस किया कि उसकी कमर की जेब में रखी ड्रैगन की हड्डी धीरे धीरे गर्म हो रही है। इस असामान्यता को देखते हुए उसने चुपचाप अपने आसपास के वातावरण को देखने के लिए अपनी मानसिक चेतना को प्रकट किया। तुरंत
उसने पाया कि लाखों सूक्ष्म ऊर्जा के धागे, जो नग्न आंखों से अदृश्य थे, उसके शरीर के सभी छिद्रों से फैल रहे थे। जब उसने अपनी मानसिक शक्ति को तुच्छ ऊर्जा तंतुओं का पता लगाने के लिए भेजा, तो उसने पाया कि वे धीरे धीरे उसके बगल में स्थित फ्लेम ड्रैगन कवच में प्रवाहित हो रहे थे। ऊर्जा। चुपचाप और बिना हिले डुले, वह अपने विचारों पर विचार कर रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि ऊर्जा का स्रोत उसका अपना खून था। उसके गुरु के अनुसार सभी जीवित प्राणी 3 प्रकार की शक्ति विकसित करते हैं: आध्यात्मिक शक्ति, रक्त शक्ति और आत्मिक शक्ति। रक्त शक्ति, जिसे मांस शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, वह शक्ति थी जो रक्त, मांस और हड्डियों में निहित थी। केवल विदेशी कबीले जिनके पास विशेष वंश और बहादुर विशालकाय प्राणी होंगे, वे ही इस प्रकार की शक्ति के साथ पैदा होंगे और इसे चरम तक विकसित करने में सक्षम होंगे। मानव जाति का अधिकांश भाग कभी भी ऐसी रक्त शक्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकेगा जो उन विशेष जातियों के बराबर हो सके, भले ही उन्होंने अपना पूरा जीवन उसे विकसित करने में लगा दिया हो। इसलिए अधिकांश मानव साधक आध्यात्मिक शक्ति की साधना को प्राथमिकता देते हैं और एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद ही वे आत्मिक शक्ति के रहस्यों का अध्ययन करना शुरू करते हैं। जब वह ग्रीन इल्यूजन आयाम में था, तो नीतियान को पहले ही एहसास हो गया था कि उसने आध्यात्मिक जानवर के मांस से जो ऊर्जा अवशोषित की थी, वह आध्यात्मिक शक्ति से भिन्न थी, क्योंकि गर्मी की धाराएं उसके मांस और हड्डियों में फैल गई थीं। बाद में अपने गुरु की शिक्षा सुनने के बाद उसे विश्वास हो गया कि वह शक्ति निश्चित रूप से देह की शक्ति थी। इस समय उसके शरीर के हर हिस्से में गहराई से छिपी हुई मांस शक्ति धीरे धीरे सतह पर आ गई और फ्लेम ड्रैगन कवच में तैरने लगी। ड्रैगन की हड्डी। उसने अचानक महसूस किया कि ड्रैगन की हड्डी चुपचाप उसकी मांस शक्ति को फ्लेम ड्रैगन कवच की ओर प्रेरित और संगठित कर रही थी। इसलिए वह और भी अधिक निश्चित हो गया कि ड्रैगन की हड्डी फ्लेम ड्रैगन कवच का एक हिस्सा थी। ड्रैगन की हड्डी मेरी मांस शक्ति को फ्लेम ड्रैगन कवच में प्रवाहित कर रही है। क्या यह मेरे लिए अच्छा है या बुरा? उसने सोचा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाया। आह, भूल जाओ। ड्रैगन बोन या फ्लेम ड्रैगन आर्मर की छोटी सी चाल के बारे में ज्यादा कुछ पढ़े बिना उसने स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल करके साधना जारी रखी। काफी समय बाद जब उसने साधना पूरी की, तो उसे थकावट महसूस हुई। अपनी आंखें खोलकर उसने ध्यानपूर्वक ज्वाला ड्रैगन कवच की ओर देखा और पाया कि उसकी मांस शक्ति को अवशोषित करने के बाद गहरे भूरे रंग का ज्वाला ड्रैगन कवच किसी तरह अधिक चमकदार हो गया था और इसकी सतह पर गुलाबी चमक दिखाई दे रही थी। ज्वाला ड्रैगन कवच। उसने ड्रैगन की हड्डी को बाहर नहीं निकाला, बल्कि अपना हाथ बढ़ाकर उसे कवच के हृदय पर रख दिया। जैसे ही उसने संपर्क किया, अचानक उसके हृदय में एक अद्भुत अनुभूति प्रतिबिंबित हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके और कवच के बीच कोई रहस्यमय संबंध था। यह उसके लिए पूरी तरह से नया था, क्योंकि जब उसने पहले पत्थर के मंडप में फ्लेम ड्रैगन कवच को छुआ था, तो उसे असहनीय वजन के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। क्या यह हो सकता है कि फ्लेम ड्रैगन कवच को अपनी मांस शक्ति से पोषित करने से मैं इसके साथ प्रतिध्वनित हो जाऊं? क्या ये ड्रैगन बोन की तरह ही काम करता है? इसे भी अपनी असली शक्ति दिखाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। उसे अचानक याद आया कि जब उसने पहली बार ड्रैगन की हड्डी देखी थी, तो वह भी उसे साधारण और अप्रभावी ही लगी थी। ड्रैगन की हड्डी ने जब तक ज्वाला मेघ रत्नों से ज्वाला शक्ति को अवशोषित नहीं कर लिया, तब तक उसने अपनी चमत्कारी विशेषताओं को दिखाना शुरू नहीं किया। अपनी ज्वाला शक्ति की पूरी खदान को खत्म करने के बाद ही हड्डी ने अपने भीतर खून की एक बूंद को संघनित किया और भी अधिक अविश्वसनीय बन गई। उसे एक अज्ञात रहस्यमय भूमि पर टेलीपोर्ट किया, जिसने उसे एक महान भाग्य दिलाया। ड्रैगन की हड्डी को ज्वाला शक्ति की आवश्यकता थी, जबकि ज्वाला ड्रैगन कवच को मांस शक्ति की आवश्यकता थी। वह सोचते हुए बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि अगर मैं फ्लेम ड्रैगन कवच के रहस्यों को समझना चाहता हूँ, तो कीमत चुकानी होगी। अगर मैं इसे अक्सर उजागर न करूं तो शायद ये सबसे अच्छा होगा। मुझे वाकई एक ब्रेसलेट की जरूरत है। इसलिए अगली सुबह वह लियुयान के पास गया और उसे बताया कि वह जल्द से जल्द एक होल्डिंग ब्रेसलेट खरीदना चाहता है। जियांग लिंगजू के कंगन में अस्थायी रूप से अग्नि ड्रैगन कवच को संग्रहित करने के बाद वह बाहर जाने के लिए तैयार था, जब उसने अचानक पानताओ को इमारत के बाहर खड़े देखा, जो असंतुष्ट दिख रहा था। नीतियान, तुम आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय में हो और मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? नीतियान शर्मिंदगी से हंसा। बात बस इतनी है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, मैंने सुना है कि तुमने अंशी को अपनी बहन बना लिया है। आह भरते हुए पानताओ ने कहा, अंशी अनयंग की बड़ी बहन है, इसलिए मैं भी मदद करना चाहता था, लेकिन
क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के अन्य लोगों को आते देख उसने अपना सिर हिलाया और बोलना बंद कर दिया। चलो चलें, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। आखिर उनमें से कौन आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय को मुझसे बेहतर जान सकता है। चाहे आप कुछ भी खरीदना चाहें, मैं उनमें से किसी से भी बेहतर जानता हूं कि उसे कहां खोजना है। पान ताओ ने नी तियान को घसीटा और क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के अन्य लोगों से बात करने की जहमत उठाए बिना ही वहां से चला गया। क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के निवास को छोड़ने के बाद पान ताओ ने तुरंत कहा, नी तियान, एन यंग की बड़ी बहन के मामले के बारे में मैं भी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे पास ऐसा करने की शक्ति नहीं थी। एल्डरगान कान ट्रेजर स्कूल में 5वें सबसे प्रभावशाली उपकरण फोजिंग विशेषज्ञ हैं। ट्रेजर स्कूल और आध्यात्मिक स्कूल अलग अलग हैं। यहाँ तक कि मेरे दादाजी का भी उन पर कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा एल्डरगान कांग अकेले नहीं है जो अनशी को पसंद करते हैं। हालांकि मेरे दादा आध्यात्मिक विद्यालय के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन वे एनियंग के पक्ष में खड़े होकर पूरे पैन कबीले को शामिल करने के लिए तैयार नहीं होंगे, सिर्फ इसलिए कि मैं एनियंग को पसंद करता हूँ। पान ताओ को डर था कि नी तियान उसके बारे में कम सोचता है, इसलिए जैसे ही उसे मौका मिला उसने अपनी स्थिति उसे समझा दी, अपनी लाचारी का वर्णन किया। मैं समझता हूँ, नी तियान ने उत्तर दिया। अच्छा, अभी आप किस अवस्था में हैं? पान ताओ ने पूछा। क्यूई रिफाइनिंग का 9वां स्तर। मैं आखिरकार पहली अड़चन पर आ गया हूँ। नी तियान हंसा। मेरे गुरु ने मुझे आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय में आने दिया, इस उम्मीद में कि मैं खुद को संयमित कर सकूं और अपने दम पर छोटे स्वर्ग के चरण में कदम रख सकूं। तुम्हारी प्रगति की गति वाकई चौंकाने वाली है, पैन ताओ ने कहा। अगर मुझे सही से याद है, जब तुमने ग्रीन इल्यूजन आयाम में प्रवेश किया था, तब तुम केवल 6ठे स्तर पर थे। आधे साल के दौरान हम वहां थे, तुम 6ठे स्तर से 8वें स्तर तक आगे बढ़ गए। अब तुमने 9वें स्तर तक पहुंचने के लिए एक और आधा साल बिताया है। तुम्हारी प्रतिभा और सब कुछ को देखते हुए तुम्हें कम स्वर चरण में कदम रखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम्हारे बारे में क्या? नी तियान ने पूछा। पान ताओ दिल खोलकर हंसा। खैर, हर एक परीक्षण लेने वाला जो जीवित वापस आया है, वह पार हो गया है। ग्रीन इल्यूजन आयाम परीक्षण इतना खतरनाक और क्रूर था कि इसने हम में से अधिकांश को अपनी बाधाओं को तोड़ने की अनुमति दी। आन यंग, झेंग रुई और मुझे ही लीजिए, हम तीनों ग्रीन इल्यूजन आयाम में प्रवेश करने से पहले 9वें स्तर पर थे। अब हम सभी छोटे स्वर्ग चरण में पहुंच चुके हैं, और हम में से किसी ने भी स्वर्ग समझने वाली गोली की मदद से ऐसा नहीं किया है। हम अकेले नहीं हैं। जियांग लिंगझू, ये गुमो और झेंग बिन भी छोटे स्वर्ग के मंच पर कदम रख चुके हैं। आपके कबीले से केवल नी जियान ने परीक्षण से पर्याप्त अनुभव प्राप्त नहीं किया। इसके अलावा जब वह परीक्षण में आया तो वह हाल ही में 9वें स्तर पर पहुंचा था। इस प्रकार वह अभी भी क्यूई शोधन चरण में है। पैन ताओ ने विस्तृत विवरण दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अभी भी ग्रीन इल्यूजन आयाम में उन भयानक दिनों को संजोकर रखता है। उन्होंने आगे कहा, मेरे दादाजी के अनुसार पर्यावरण जितना अधिक घिनौना और क्रूर होता है, उतना ही बेहतर व्यक्ति अपनी क्षमता को उत्तेजित कर सकता है। अक्सर जीवन और मृत्यु के क्षण में ही हम अपने बारे में स्पष्ट समझ पाते हैं, और उसके बाद अपनी बाधाओं को तोड़ने का तरीका खोज पाते हैं। ठीक है, मैं समझ गया, नी तियान ने कहा। वैसे भी आज मेरा मुख्य उद्देश्य होल्डिंग का एक ब्रेसलेट खरीदना है। ओह, तो फिर मेरे पीछे आओ। पान ताओ ने दिशा बदली, और जल्द ही वे एक पत्थर के मंडप में पहुंच गए जहां विशेष वस्तुएं बेची जा रही थी। अंदर कई प्राचीन दस्तावेज थे जिनमें मंत्र रचना, जादुई प्रतीकों और उपकरण बनाने का वर्णन था। ये देखने के बाद कि कौन अंदर आया है, मंडप में उपकरण बनाने वालों ने कहा, ये पैन ताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने भाई को होल्डिंग ब्रेसलेट चुनने में मदद करने के लिए यहाँ हूँ। पान ताओ ने एक संक्षिप्त उत्तर दिया, और फिर नी तियान को एक काउंटर पर ले गया जहां होल्डिंग ब्रेसलेट बेचे जाते थे। काउंटर के अंदर 6 भंडारण वस्तुएं प्रदर्शित की गई थी, जिनमें 4 कंगन और 2 अंगूठियां शामिल थी। एक अंगूठी लाल थी और दूसरी सोने की। दोनों की कीमत 10-10 हजार स्पिरिट स्टोन थी। विभिन्न रंगों के 4 कंगनों की कीमत केवल 5,000 स्पिरिट स्टोन प्रति कंगन थी। उपकरण बनाने वाले के कहने से पहले ही पैन ताओ ने समझाया, नी तियान, अंगूठियां छोटी लगने के बावजूद उनकी धारण क्षमता कंगन की तुलना में दोगुनी है, इसलिए उनकी कीमत भी दोगुनी है। चूंकि आप अभी भी क्यूई रिफाइनिंग चरण में हैं, मेरी राय में आप सिर्फ धारण क्षमता वाला कंगन चुन सकते हैं और वह पर्याप्त होगा। नी तियान ने सिर हिलाया। ठीक है, कंगन ही है। लियू यान ने उसे ये भी बताया था कि कम साधना आधार वाले क्यू योद्धा को महंगी अंगूठी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह बेकार होगी।
लियू यान के अनुसार अगर उसने फ्लेम ड्रैगन कवच नहीं खरीदा होता तो उसे ब्रेसलेट की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस एक सामान्य कपड़े का थैला ही उसकी जरूरत की चीजें रखने के लिए काफी होता। इसके अलावा उसने अभी अभी फ्लेम ड्रैगन कवच पर 9,000 स्पिरिट स्टोन खर्च किए थे और इसलिए वह ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं करना चाहता था, कहीं ऐसा न हो कि उसका मालिक उसे फिजूल खर्च कहे। नीतियान ने वूजी का कमांड मेडलियन निकाला और उसे सेल्स काउंटर के पीछे उपकरण बनाने वाले को सौंप दिया और स्टोरेज ब्रेसलेट में से एक की ओर इशारा किया। मुझे वह गहरे पीले रंग वाला चाहिए। कमांड पदक को हथियाने के बाद उपकरण जालसाज ने वह कंगन निकाला जिसे नीतियान ने चुना था और उसे सौंप दिया। उसी समय पांताओ ने नीतियान को भंडारण कंगन के उपयोग के बारे में समझाया और उसे बताया कि वस्तुओं को संग्रहित करने या निकालने के लिए उसे केवल अपनी मानसिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। उसने कंगन को अपनी बांह पर पहना और पांताओ के निर्देशों का पालन करते हुए उसके अंदर कुछ आध्यात्मिक पत्थर रख लिए। जैसे ही नीतियान की मानसिक चेतना भंडारण कंगन में तैर गई, उसने महसूस किया कि कंगन के अंदर एक उज्ज्वल धुंधली जगह थी जो पत्थर के कमरे के आकार का लगभग 1/3 थी। ये देखते हुए कि उसके पास वर्तमान में केवल कुछ स्पिरिट स्टोन, एक ड्रैगन बोन, एक कमांड मेडलियन और फ्लेम ड्रैगन आर्मर ही थे, उसके लिए जगह पहले से ही पर्याप्त थी। भले ही वह जियांग लिंगजू के पास छोड़ा गया बैनर भी जोड़ दे, लेकिन वे होल्डिंग ब्रेसलेट के अंदर की जगह का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही लेंगे। इसलिए ये निश्चित रूप से उसकी वर्तमान जरूरतों को पूरा कर सकता है। यह आपका कमांड पदक है। उपकरण बनाने वाले ने कमांड पदक उसे वापस सौंप दिया। नीतियान ने उसे पकड़ लिया और उसे होल्डिंग के ब्रेसलेट में फेंक दिया। उसे जाने की कोई जल्दी नहीं थी। मंडप में बिकने वाली सभी खास चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता में वह इधर उधर देखने लगा। जब वह पहली बार वहां पहुंचे तो उसने मान लिया था कि वे खजाना सम्मेलन के दौरान केवल आध्यात्मिक हथियार ही बेचेंगे। बाद में उसे एहसास हुआ कि आध्यात्मिक हथियारों के अलावा उनके पास आध्यात्मिक कवच और औषधीय गोलियां भी बिक्री के लिए थीं। आज ही जब पांताओ उसके मार्गदर्शक थे, उसे पता चला कि वे पुस्तकें, जीर्ण शीर्ण प्राचीन स्क्रॉल, विलक्षण मंत्र निर्माण के टुकड़े तथा खंडित साधना मंत्र भी बेचते हैं। इस भवन में बहुत सी वस्तुएं अधूरी थी, लेकिन उनमें बहुत विविधता थी, जिससे नीतियान को क्यूई योद्धाओं के पास मौजूद विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में नई समझ प्राप्त हुई। पत्थर के मंडप में घूमते हुए नीतियान सोच रहा था कि उसे अपनी आखिरी खरीदारी के तौर पर क्या खरीदना चाहिए। मुझे स्पिरिट फाउंट पिल नहीं मिली, मुझे बस फ्लेम ड्रैगन आर्मर और एक स्टोरेज ब्रेसलेट मिला। मेरे गुरु के अनुसार मैं अभी भी एक और वस्तु खरीद सकता हूँ। पांताओ अधीर हो रहा था। बस इतना ही है, यहाँ देखने के लिए और कुछ नहीं है। यहाँ बहुत सी चीजें खराब या अधूरी हैं। आपको उन प्राचीन दस्तावेजों, मंत्र निर्माण के टुकड़ों और प्राचीन क्यूई योद्धाओं के बारे में स्क्रॉल की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके गुरु उन क्षेत्रों के सच्चे विशेषज्ञ हैं। यहाँ की सभी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमारे संप्रदाय ने कम मूल्यवान माना है। अगर ये चीजें पूरी भी होती और क्षतिग्रस्त नहीं होती, तो भी तुम्हारा मालिक उन पर एक नजर भी नहीं डालता। वह असली विशेषज्ञ है। अगर तुम ये बकवास वापस ले जाओगे, तो वह तुम्हें जरूर डांटेगे। ओह, क्या ऐसा है? नीतियान ने सिर हिलाया और आखिरकार जाने के लिए तैयार हो गया। जाने के बाद पांताओ ने नीतियान को आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय में बेकार घूमने के लिए खींच लिया। उन 3 पर्वत चोटियों को देख रहे हैं। वे आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय के भव्य मंत्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो पूरे संप्रदाय की रक्षा करता है। इसे स्वर्ग जलती हुई पृथ्वी की ज्वाला कहा जाता है। उन 3 पर्वत चोटियों के नीचे सुरंगें हैं जो सीधे पृथ्वी के केंद्र तक जाती हैं, जहां से लगातार धधकती लपटें निकलती रहती हैं। एक बार जब भव्य मंत्र संरचना सक्रिय हो जाती है, तो उग्र लपटें आसमान में उठेगी, जिससे उग्र आग का एक गुंबद बन जाएगा जो पूरे आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय को घेर लेगा। यहाँ तक कि गहन क्षेत्र चरण में क्यूई योद्धाओं को भी ज्वाला की उस परत को भेदने के लिए बहुत कठिनाई से गुजरना होगा। गहन क्षेत्र से नीचे के क्यूई योद्धाओं के लिए उस ज्वाला वाट से घाटी में जाना असंभव है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पांताओ बहुत गर्वित दिखाई दिए जब उन्होंने भव्य मंत्र रचना, स्वर्ग जलती हुई पृथ्वी ज्वाला की दुर्जय शक्ति का परिचय दिया। धीरे धीरे आकाश काला पड़ने लगा और दोनों ने अगले दिन पुनः मिलने का निर्णय लिया, ताकि वे पत्थर के मंडप को देख सके, जहां सबसे मूल्यवान आध्यात्मिक वस्तुओं की नीलामी की जाएगी। वापस लौटने के बाद नीतियान ने जियांग लिंगजू से फ्लेम ड्रैगन कवच वापस ले लिया और उसे अपने कंगन में रख लिया। इस डर से कि एक बार युआन फैंग का झंडा उजागर हो जाने पर
ग्रेवल संप्रदाय के सांग बिंग और युआन जियांग को इसके हल्के उतार चढ़ाव का आभास हो सकता है। उसने जियांग लिंगजू से कहा कि आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय छोड़ने के बाद वह उसे वापस कर दे। इसके अलावा नितियान की उस बैनर में कोई विशेष रुचि नहीं थी, इसलिए उसे वापस लेने की कोई जल्दी नहीं थी। उस रात के बाद में उसने एक आध्यात्मिक पत्थर के साथ अपनी नियमित साधना का अभ्यास किया। उसने जानबूझकर अपने कंगन से ड्रैगन की हड्डी और फ्लेम ड्रैगन कवच को निकाला और उन्हें अपने बगल में रख दिया। अपनी साधना शुरू करने के कुछ समय बाद ही उसने महसूस किया कि हड्डी गर्म हो रही है, साथ ही उसकी मांस शक्ति भी धीरे धीरे फ्लेम ड्रैगन कवच की ओर प्रवाहित हो रही है। एक अज्ञात समयावधि के बाद उसने अपने मन पर एक अस्पष्ट दमनकारी भावना का बोझ महसूस किया और महसूस किया कि आध्यात्मिक पत्थर के साथ साधना करने के लिए सामान्य से अधिक प्रयास की आवश्यकता है। फिर वह रुका और अपनी खिड़की के बाहर पूर्णिमा के चांद की ओर देखा। उसे लगा कि ठंडे और साफ चांद पर रक्त के रंग की धुंध की एक हल्की परत छाई हुई है। इसी समय पत्थर के मंडप की छठी मंजिल से वुजिंग की गहरी चीख अचानक गूंजी। अंतरिक्ष के उतार चढ़ाव में कुछ गड़बड़ है। कुछ देर बाद वुजिंग सीढ़ियों से नीचे उतरा। नितियान, जियांग लिंगजू और ये गुमो भी अपने कमरों से बाहर निकले और बरामदे में खड़े होकर हैरान हो गए। लियू यान, शियी और लुओशिन भी अपने चेहरों पर गंभीर भाव लिए 5वीं मंजिल से नीचे आए। लियू यान ने अपनी जेब से एक पत्थर निकाला जिसमें छोटे छोटे छेद थे और वह उससे बात करने ही वाला था। क्रंच! इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, ध्वनि पत्थर टुकड़ों में टूट गया। तुरंत ही लियू यान के चेहरे पर भय छा गया। वू जिंग का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा और पीला पड़ गया था। उसने अचानक चांद की ओर देखा और चिल्लाया, हम बड़ी मुसीबत में हैं। सभी ने उसका अनुसरण किया और उस ओर देखा। पूर्णिमा का चांद, जो पहले चांदी की प्लेट की तरह चमक रहा था, ऐसा लग रहा था कि उस पर खून की मोटी परत चढ़ गई है, जो लाल और शैतानी हो गई है। रक्त संप्रदाय, लुओ झिन की आवाज थोड़ी कांप उठी। वू जिंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, रक्त संप्रदाय निश्चित रूप से अकेले आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेगा। नरक संप्रदाय और भूत संप्रदाय ने भी अपने सभी विशेषज्ञों को भेज दिया होगा। लुओ झिन चीखने से खुद को रोक नहीं सका। आह! इस समय अन्य पत्थर के मंडपों में मौजूद कई विशेषज्ञों ने भी इस विसंगति को महसूस किया था। उनमें से कुछ एक दूसरे के पीछे पीछे सड़क पर चले गए और अन्य अपनी पत्थर की बालकनी से जोर से चिल्लाने लगे। आसमान में रक्तिम चंद्रमा, ये रक्त संप्रदाय है। ओह लानत! नितियान ने चारों ओर नजर घुमाए और पाया कि सभी के चेहरे भय और चिंता से भरे हुए थे।